as continue with our studies, आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड दैट इज आई थिंक सो ये पुराना लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट. Today we are going to do the new chapter of geography and that is natural resources, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. So I just write the natural resources, सिर्फ natural resources में लिख रही हूँ. Natural resources and natural resources, okay. And natural resources कौन कौन से हैं हमारे, सारा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, इतना ही लिख रही हूँ. नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो आपको पता ही है, सॉइल है, वाटर है, विंड, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका लैंड है, ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है. सो आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ओके. So chapter start from that we know that resources found in nature are called natural resources. हम सबको यही पता है कि भाई जो भी चीज़ नेचर में है या जो भी चीज़ नेचुरली एनवायरनमेंट में हुई है वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में आती है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज, देयर डिस्ट्रीब्यूशन. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से है. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहाँ कहाँ पर कितना कितना रिसोर्सेज है, वाटर किस अवेलेबिलिटी में है, कितना वाटर अवेलेबल है, फ्रेश वाटर कितना ओशन का है, कितना लेक्स का वाटर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे. एंड सम नेचुरल रिसोर्सेज, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, और उनका यूटिलाइजेशन भी क्या है. सो ऑल्दो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, जितने भी अभी तक आपने नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में 7th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है. तो जितने भी अभी तक नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है. केयरलेस यूज ऑफ careless use or overuse can lead to depletion of their quantity at much higher rate than their renewal. मतलब बहुत ज़्यादा जब हम अननेसेसरी यूज़ करते हैं अगर नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसके वजह से क्या होता है, अननेसेसरी यूज़ करने की वजह से, केयरलेस तरीके से यूज़ करने की वजह से, या बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने की वजह से जो है हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, फिनिश होता जा रहा है, ठीक है. दिस वुड लेड टू देयर शॉर्टेज, इसकी वजह से उसकी शॉर्टेज होती है. देयरफॉर वी नीड टू टेक अ प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्टेप टू यूटिलाइज रिसोर्सेज प्रॉपरली एंड हेल्प कंजर्व देम. इसलिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए प्रॉपरली स्टेप्स लेने चाहिए. नेसेसरी जो भी स्टेप्स हैं वो हम लें और हेल्प करें उनको कंजर्व करने में, उनको बचाने में. हम अपनी भी हेल्प करें और साथ साथ में दूसरे लोगों को भी हम सिखाएं कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है. तो फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज जो हम आज पढ़ेंगे, फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज लैंड, ठीक है. लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है और लैंड हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है. लेकिन हर नेचुरल रिसोर्सेज में यही बात अप्लाई होती है कि अगर किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, अगर हम ओवर यूज़ करेंगे या बहुत ही बुरी तरह से उसका मिस यूज़ करेंगे तो वो चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी. तो लैंड भी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रहा है. सो लैंड एज अ रिसोर्स प्रोवाइड सॉइल कवर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो लैंड के ऊपर क्या है, पूरी सॉइल की एक कवर है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट प्रोवाइड मिनरल्स. जो लैंड के ऊपर सॉइल है, सॉइल लैंड के ऊपर ही हमें मिलेगी, पानी के ऊपर हमें सॉइल नहीं मिलेगी. पानी के अंदर हमें बहुत डीप इनसाइड जो ओशन फ्लोर होता है
वहाँ पे सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो रेता होती है, वो एक डिफरेंट तरीके की सॉइल होती है। लेकिन लैंड के ऊपर जो सॉइल होती है वो एक डिफरेंट तरीके की सॉइल होती है, और ये सॉइल जो है हमें मिनरल्स भी प्रोवाइड कराती है टू इंडस्ट्रीज एंड मटीरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। और साथ ही साथ ये सॉइल हमें मिनरल्स के साथ साथ कुछ ऐसे मटीरियल्स प्रोवाइड कराती है जो हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का। लाइवलीहुड यानी कि इंसान के जीने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, इंसान के जीने का ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फॉर मैनी ह्यूमन्स देयरफॉर लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, इसलिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इट्स अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड, वैसे इसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, बहुत कम क्वांटिटी में लैंड है हमारे पास। ओनली 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई लैंड। 30% ही, पूरी अर्थ का 30% ही एरिया ऐसा है जो कि लैंड से कवर्ड है। बाकी आपको मालूम ही है 70% जो है आपका वाटर है, द रेस्ट इज वाटर। सो डिफिकल्ट क्लाइमेट और अ रफ terrain मेक मोस्ट ऑफ द लैंड ऑन अर्थ सुटेबल फॉर लिविंग। कई बार क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने की वजह से जो टराइन है यानी कि लैंड, जो उबड़ खाबड़ लैंड होता है, मेक मोस्ट ऑफ द लैंड ऑन अर्थ अनसुटेबल फॉर लिविंग। उबड़ खाबड़ लैंड में तो कोई नहीं रहेगा, तो लैंड कई जगहों पर इस तरीके का है, क्लाइमेट कहीं पर बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंडीशन है तो वहाँ इंसान नहीं रह सकता। कहीं पर लैंड जो है वो ठीक नहीं है, प्रॉपर प्लेन एरिया नहीं है, तराइन उसका ठीक नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है ह्यूमन के लिए अनसुटेबल हो जाता है फिर रहने के लिए। साथ ही साथ ऑफ द टोटल लैंड एरिया ओनली 30% इज इनहैबिटेड। टोटल लैंड एरिया में से 30% इनहैबिटेड है बाई मोस्ट 90% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन में से सिर्फ 30% पॉपुलेशन ही इनहैबिटेड है लैंड पर, ठीक है। सो पीपल यूजली प्रेफर टू लिव इन द प्लेन्स, ज़्यादातर लोग प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं और रिवर वैली के साइड में रहना पसंद करते हैं। रिवर वैली के साथ आसपास वाला जो लैंड होता है, एज द लैंड क्लाइमेट जहाँ पर अगर अच्छा हो तो वहाँ रहना पसंद करते हैं। सच एरिया इज़ मोर सुटेबल फॉर द लिविंग एंड द फार्मिंग। फार्मिंग के लिए भी वो लैंड जो है बहुत, क्लाइमेट अगर कहीं का अच्छा है तो उसी जगह पर, उसी लैंड पर रहना लोगों को पसंद आता है। द रिमेनिंग एरिया सच एज द माउंटेन, बाकी जो रिमेनिंग एरिया है वो ऐसा है जहाँ पे लोग नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, आपको मालूम ही है सारे हिली एरियाज, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हाई माउंटेन्स हैं जहाँ पर बहुत ही सिवियर कंडीशन है क्लाइमेट की, -60-70 डिग्री ऑफ टेम्परेचर है, तो वहाँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता। सिर्फ एक ही है ह्यूमन बीइंग जो उस 60-70 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में रह सकता है, और वो है आपकी इंडियन आर्मी के जवान। क्योंकि इंडियन आर्मी के जवान वो इंसान नहीं होते हैं, वो इंडियन आर्मी जो है एक लोहा बनाती है उनको, ठीक है। सो एक नॉर्मल पर्सन वहाँ नहीं रह सकता। डेजर्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, एंड पोलर रीजन आर ईदर इनहैबिटेड और स्पार्सली। तो पोलर रीजन वगैरह है वो वहाँ पर भी ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है, या फिर अगर थोड़ा बहुत रहता है तो बहुत स्पार्सली, बहुत दूर 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 थोड़ा बहुत कोई ह्यूमन आपको मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। स्पार्सली पॉपुलेटेड है आपका पोलर रीजन। So populated due to tough living conditions, it does not mean that inhabited land is not a resources. अगर living conditions tough हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो land जो है वो inhabited के लिए तो suitable नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए कई बार वही land बहुत suitable होता है। माउंटेन गिव बर्थ टू पेरेनियल रिवर, माउंटेन से आपकी पेरेनियल रिवर्स आती हैं। पेरेनियल रिवर्स यानी कि जिन रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर पानी बहता रहता है। एंड सपोर्ट फॉरेस्ट, और माउंटेन्स में आपको फॉरेस्ट मिलते हैं। फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, और फॉरेस्ट में क्या मिलते हैं आपको, कौन रहता है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट किसका होम है, फॉरेस्ट होम है वाइल्ड लाइफ का।
तो वाइल्ड लाइफ वहाँ ईजिली रह सकती है, वाइल्ड लाइफ मिलती है हमें, विच इन टर्न प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड, प्लेन एरिया फर्टाइल लैंड देता है, फ्लैट तराइन होता है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। प्लेट्यूज जो है वो स्टोर हाउस है मिनरल्स के लिए, प्लेट्यूज रीजन में आपको मिनरल्स बहुत मिलेंगे क्योंकि प्लेट्यू रीजन ज़्यादातर वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म्ड होता है। तो पोलर रीजन रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ होल ऑफ द प्लैनेट। अब पोलर रीजन का भी होना ज़रूरी है क्योंकि पोलर रीजन जो है पूरे प्लैनेट का, अर्थ का क्लाइमेट जो है उसको रेगुलेट करके रखता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यानी कि लैंड को किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। सो लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ के बेस पे, सॉइल के बेस पे, फर्टिलिटी, डेवलपमेंट, यूज एंड ओनरशिप। इन 4-5 चीजों में लैंड को क्लासिफाई किया है। कौन कौन सा है? फर्स्ट आता है आपका रिलीफ फीचर। लैंड के रिलीफ्स क्या है? रिलीफ फीचर में आपको बता चुकी हूँ, यानी कि लैंड फॉर्म्स, फिजियोग्राफिक डिवीजन भी आप कह सकते हो, यानी कि माउंटेन, प्लेन्स, ये डिवाइडेड है। रिलीफ के बेस पे क्लासिफाई हो गया लैंड का। दूसरा आता है आपका सॉइल के बेस पे क्लासिफाई है। सॉइल के बेस पे कहीं पे ब्लैक सॉइल है, ल्यूवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी के बेस पे, फर्टिलिटी अलग है, सॉइल फर्टिलिटी एक ही है। सॉइल फर्टिलिटी हो गई। देन है आपका डेवलपमेंट, यूज एंड ओनरशिप। डेवलपमेंट के बाद यूज एंड ओनरशिप। लैंड को किस प्रकार, किस किस अलग अलग तरीकों के लिए यूज किया जा रहा है, एंड ओनरशिप। ओनरशिप, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ अगर हम देखें तो माउंटेन कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है? माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया है। इन सारे पार्ट्स में लैंड को क्लासिफाई किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ इन द प्लेन लैंड इज क्लासिफाइड इनटू माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड ऑल दैट। सो माउंटेन एलिवेटेड पार्ट है अर्थ सरफेस का विद स्टीप स्लोप, जिनकी स्लोप जो है बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा ऐसे शैलो हो गया, कम ढाल, और स्टीप यानी कि एकदम स्लैंट बिल्कुल, ठीक है ना, यहाँ से गिरे तो सीधा नीचे, इस टाइप का स्लोप कहा जाता है, ठीक है। कोनिकल शेप है माउंटेन्स की, जो हमारे हाई माउंटेन्स हैं उनकी कोनिकल शेप है। एंड देन आता है प्लेट्यू, हाई लैंड विद फ्लैट टॉप्स। हाई लैंड है लेकिन उनका टॉप जो है वो फ्लैट है। प्लेन्स एक फ्लैट लैंड है जिसपे एग्रीकल्चर बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। लो लाइंग एरिया है विद ग्रेजुअल स्लोप, स्लोप है, फ्लैट है, थोड़ा बहुत कहीं पर थोड़ा बहुत जो है स्लोप्स आते हैं। उसके बाद है सॉइल फर्टिलिटी के बेस पे। लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज फर्टाइल और बैरन। फर्टाइल लैंड एक होता है, एक होता है बैरन लैंड जो कि किसी यूज में नहीं आता, वो जो कि दूसरे पर्पस के यूज में आता है, और दूसरा लैंड होता है फर्टाइल लैंड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे लैंड क्लासिफाइड है। लैंड कैन बी कॉल्ड अर्बन और रूरल। डेवलपमेंट के बेस पे, डेवलपमेंट के बेस पे क्या है? दैट इज लैंड टू बी कॉल्ड एज अर्बन एंड रूरल। अब अर्बन हो गया कौन सा वाला? सिटी वाला लैंड, और रूरल हो गया आपका विलेज वाला लैंड, ठीक है। ये हो गया डेवलपमेंट के बेस पे लैंड को किस तरीके से क्लासिफाई किया। अर्बन यानी जो सिटी वाला लैंड है वो अलग है, और रूरल यानी कि जो विलेज वाला लैंड है वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज, लैंड कैन बी एरेबल, पैस्चर, फॉरेस्ट, फैलो, कल्टिवेबल लैंड। लैंड के अलग अलग यूज के बेस पर भी लैंड को क्लासिफाई किया गया है। अलग अलग यूज क्या है? एक एरेबल लैंड होती है। पैस्चर लैंड क्या होती है? पैस्चर लैंड वो होती है जहां पर पीपल्स जो है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ 7th-6th क्लास में आपको, पैस्चर लैंड जो लोग अपने कैटल्स को पैस्चर लैंड घास वास चराने के लिए लेके जाते हैं, कि वो एरिया कैटल्स के लिए घास चराने के लिए ही छोड़ा हुआ है, दैट इज पैस्चर लैंड। फॉरेस्ट लैंड आपको पता ही है। फैलो लैंड बहुत ज़्यादा जो कल्टिवेबल लैंड होता है वो हो गया। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड यानी कि प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता लेकिन कुछ और वहाँ पर
ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। सो एरेबल लैंड दोज आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। एरेबल लैंड जो कि ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पे सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं, ठीक है। लेफ्ट अनकल्टिवेबल फॉर वन सीजन और मोर टू इंक्रीज फर्टिलिटी इज कॉल्ड फैलो लैंड। फैलो लैंड कल्टिवेबल लैंड होता है, लेकिन क्या होता है कि एक सीजन के लिए कल्टीवेट करते हैं, फिर उसके बाद उसे खाली छोड़ देते हैं। तो जब वो खाली रहता है तो उसे फैलो लैंड कहते हैं, ठीक है। वो खाली इसलिए छोड़ा जाता है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, लैंड विच कैन बी यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, बट हैज नॉट बीन कल्टिवेटेड। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो लैंड यूज किया जा रहा है, मतलब विच कैन बी यूज्ड हो सकता है, लेकिन जो है बट हैज नॉट बीन कल्टिवेटेड, लेकिन उसको कल्टिवेट किया ही नहीं है कभी, ठीक है, तो वो कल्टिवेबल वेस्टलैंड में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्लासिफिकेशन करना। ओनरशिप एक प्राइवेट लैंड होता है, प्राइवेट पर्टिकुलर किसी प्राइवेट का, जैसे कि मेरा अपना, मैंने एक ज़मीन खरीद ली। एक होता है कुछ लोग कम्युनिटी मिलकर खरीदते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल खरीदते हैं, और दूसरा होता है गवर्नमेंट ओन, जो ज़मीन गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट के अंडर में वो ज़मीन होती है। 3 तरीके के ओनरशिप होते हैं, ठीक है। लैंड ओन्ड बाई अ इंडिविजुअल, प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड जो होते हैं वो आपके कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़ के लिए ग्रुप ऑफ पीपल मिलके उसे खरीदते हैं। और यूज़ क्या होता है उसमें, सच एज द कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फॉडर, नट्स उसमें ग्रो करना, हर्ब्स, ये ना जड़ी बूटियाँ ग्रो करना, इसके लिए, ठीक है, इज कॉल्ड द कम्युनिटी लैंड। बस ये इतना क्लासिफिकेशन इतना ही था। अब आते हैं लैंड यूज। लैंड को किस किस उसमें जो है यूज किया गया है। लैंड यूज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लैंड यूज। लैंड कैन बी पुट टू अ नंबर ऑफ यूजेस। लैंड बहुत सारी यूजेस में आता है, एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करते हैं हम, फॉरेस्ट्री के लिए भी यूज करते हैं हम, माइनिंग के लिए भी यूज करते हैं, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ बिल्डिंग्स, लेइंग रोड डालना, ठीक है। और आगे आपका द यूटिलिटी ऑफ एनी लैंड और लैंड यूज पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय, किसी भी लैंड को किस यूज में लाना है वो कैसे डिटरमाइन करा जाता है, वो डिटरमाइन करा जाता है कुछ मापदंडों पे। क्या मापदंड है? मापदंड यानी कि कुछ कैरेक्टर होने चाहिए उस पर्टिकुलर लैंड के, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम उस लैंड को उस डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। लाइक उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, फिजिकल फीचर्स वहाँ के कैसे हैं, किसका लैंड है, ओनरशिप किसकी है, और टेक्निकल और पॉपुलेशन कैसी है वहाँ पर, सॉरी ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पर कैसी है। इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस, इन 3 चीज़ों पर बेस लैंड को यूज किया जाता है। तो फर्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट, सेकेंड आता है हमारा क्लाइमेट के बाद फिजिकल फीचर्स। लैंड जो है आपका प्लेन है, प्लेट्यू रीजन है, तो उसे हम किसके लिए यूज करेंगे। अगर लैंड हमारे पास डेजर्ट वाला एरिया है तो डेजर्ट में क्या ग्रो हो सकता है, तो हम लैंड को कैसे यूज करेंगे। अगर लैंड हमारे पास माउंटेन है तो क्या करेंगे, उस जगह की टाइप ऑफ सॉइल्स कैसी हैं, सॉइल उस लैंड की कैसे ली है, वाटर कैसा वहाँ पर अवेलेबल है, फिजिकल फीचर्स में ये आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और या मिनरल रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेस वाला लैंड है तो उसको उस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओनरशिप। ओनरशिप के बाद आता है आपका पॉपुलेशन। तो ये 4 चीजें हैं आपकी जिसके बेस पे लैंड किस यूज में आएगा।
लैंड किस यूज में आएगा, इन चारों चीजों को देखकर पता लगाना पड़ता है। ठीक है, ये है आपकी 4 चीजें। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया, फिजिकल फीचर क्लाइमेट बता दिया, ओनरशिप है, वेदर इट इज अ प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट का लैंड है, या किसी कम्युनिटी वालों का लैंड है। ठीक है, तो भाई उसी हिसाब से उसको यूज किया जाएगा ना, कम्युनिटी वालों का लैंड है, गवर्नमेंट का है, कैसा है, उसी हिसाब से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन वहाँ पर कैसी है, क्या चीज़ हम सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे। अगर हम कोई इंडस्ट्री डाल रहे हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो इंडस्ट्री से जो भी केमिकल्स निकलेंगे वो पॉपुलेशन को नुकसान करेंगे। तो वहाँ पर हम तो उस जो भी बंदा होगा उसको इंडस्ट्री डालने का जो प्लान है उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर कोई वो ये सोचे कि फिर मैं अपनी ज़मीन को किसी और पर्पस के यूज़ में लाऊं। ठीक है, कोई और यूज़ में मैं लाऊं। ठीक है ना। एंड नीड ऑफ द पीपल, ह्यूमन पॉपुलेशन, द नीड ऑफ द पीपल एंड देयर टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, और भाई उस जगह पर कौन सी टेक्निकल चीज़ जो है चल सकती है जिसकी वजह से मेरा लैंड अच्छा ग्रो करे, मैं क्या चीज़ यहाँ पे लगाऊं, फैक्ट्री लगाऊं, इंडस्ट्री लगाऊं, क्या चीज़ लगाऊं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी लैंड यूज़ की। लैंड को यूज़ करने के लिए किन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ता है। ठीक है, नाउ लैंड यूज पैटर्न चेंज विद चेंज इन द नीड्स ऑफ पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लैंड यूज पैटर्न लाइक यानी कि लैंड को किस यूज में लाना है ये हमें कैसे देखना पड़ता है, ये हमें देखना पड़ता है विद द चेंज इन द नीड ऑफ पीपल, लोगों की नीड्स क्या हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है और डेवलपमेंट क्या है। वहाँ पर पीपल जो है हमें अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, वर्कर्स अच्छे मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें देखने पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इंक्रीज मोर लैंड, सो इफ द फॉर एग्जाम्पल इफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इंक्रीज, अगर किसी जगह की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है तो मोर लैंड हैज़ टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर हम कल्टिवेशन के लिए हमें लैंड को ज़्यादा कल्टिवेशन के लिए लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? कल्टिवेशन इन ऑर्डर टू ग्रो मोर फूड, ताकि हम ज़्यादा फूड जो है वो ग्रो कर सकें और उस बढ़ती हुई आबादी को खिला सके। ठीक है, सो विद ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लैंड अंडर फॉरेस्ट, pasture and agriculture is decrease all over the world. ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्रो करने की वजह से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेशन के उसमें गवर्नमेंट ला रही है। और विद ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन यानी कि जो विलेजेस हैं वो धीरे धीरे जो है सिटीज़ जो है बनते जा रहे हैं। तो सिटीज़ बनते जा रहे हैं तो विलेजेस की जो है कमी हो गई है, विलेजेस की कमी, विलेजेस कम हो गए हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, विलेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। जितने ज़्यादा विलेजेस हैं उनको सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सिटी में कन्वर्ट करने की वजह से विलेजेस कम हो रहे हैं तो वहाँ पर फिर एग्रीकल्चर भी फिर कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट का लैंड है वो कम हो रहा है। आपने देखा होगा आजकल न्यूज़ में बहुत बार दिखाते हैं कि शेर, लेपर्ड और आपके जगुआर, ये जितने हैं, लायन, चीता, टाइगर जो भी हैं, ये जंगल से कई बार शहरों में आ जा रहे हैं। ठीक है, और कई लोगों पे अटैक किया। अभी थोड़े दिन पहले लखनऊ में एक तेंदुआ घूम रहा था। ठीक है, बहुत दिन तक वो घूमता रहा और एक आदमी बहुत बच गया, वो अटैक करने वाला था उस पर। ठीक है, सो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट का लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट का लैंड कुछ नहीं मिल रहा है तो काट के शहर बना रहे हैं, जंगलों को काट के शहर बना रहे हैं। तो जंगल जो है किसका रहने का घर है? जंगल जो है वो जंगली जानवरों का रहने का घर है,
वाइल्ड एनिमल्स का, जो कि हमें नहीं करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और होपफुली ये एक अवेयरनेस के तौर पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग भी अवेयर रहें, आप लोग भी आगे चल के जो है इस चीज़ पे ज़रूर वर्क करें कि हमारे जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे जो है सिटीज़ में बदलते जा रहे हैं। फॉरेस्ट को काट के, जंगलों को काट काट के जो है कुछ नहीं मिल रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं और बहुत बहुत सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। शहर बसाए जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये जंगली जानवर बेचारे, जब उनका घर उनसे छीन लिया जाए, आप आज आपसे अगर आपका घर छीन लिया जाए तो क्या करोगे आप, है ना। तो इसी तरीके से जंगली जानवरों का फॉरेस्ट जो है वो घर है और उनसे उनका घर जो है वो छीना जा रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है जब घर ही छीन लिया तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो वो इसलिए जो है जो उनके जंगल के आसपास जो सिटीज़ बनी रहती हैं, शहर बने रहते हैं, वहाँ घुसने लगते हैं फिर वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके वजह से फॉरेस्ट लैंड भी कम होता जा रहा है, फॉरेस्ट लैंड के साथ साथ पैस्चर लैंड भी कम हो रहा है। एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एग्रीकल्चर भी कम होता जा रहा है, ठीक है ना। सो टुडे वी नीड लैंड नॉट जस्ट फॉर इंडस्ट्रीज। आज हमें लैंड सिर्फ इंडस्ट्रीज बनाने के लिए ही नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए भी चाहिए, फॉर हाउसेज, एंड वी नीड अम्यूजमेंट पार्क्स भी हमें चाहिए। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंड इज लिमिटेड। लेकिन हमें ये भी समझना है कि लैंड जो हमारे पास है वो लिमिटेड ही है, वो लैंड बढ़ नहीं सकता, एंड इट्स continued exploitation will lead to its degradation and causes problem for us। और अगर हम ज़मीन को, लैंड को इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये लैंड खत्म हो जाएगा, टोटली डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा लैंड का, और इससे हमारे लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं जो हैं हमारे लिए भी खड़ी हो सकती हैं और खड़ी होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपका कंजर्वेशन ऑफ लैंड, ठीक है। वैसे तो आपका ये चैप्टर जो है बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। इट्स वेरी इजी चैप्टर, लैंड को कैसे कंजर्व वगैरह करना है, ठीक है, इसी के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ लैंड। सो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंडिया की पॉपुलेशन जो है अब जो है हाईएस्ट हो गई है, तो इंडिया रैंक नंबर 1 इन द पॉपुलेशन, ठीक है। सो टू मेक स्पेस फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन, इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए जो है स्पेस बनानी पड़ेगी हमें रहने के लिए। मोर फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड आर बीइंग रिमूव। तो इसके वजह से क्या कर रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, और जो ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड जो दूर दूर तक जहाँ पर घास ही घास है, जो कि कैटल्स के लिए पैस्चर लैंड भी कहलाता है और उनके पैस्चर के काम भी आता है वो लैंड, वो जो है धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। सो दिस हैज़ रिजल्टेड इन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और जिसके वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड हैव बिकेम अनप्रोडक्टिव ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सारा लैंड ऐसा भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बार बार उस लैंड को यूज़ किया जा रहा है, तो उससे लैंड की प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है। सॉइल इरोजन हो रहा है, डीसर्टिफिकेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, हैव बिकेम कॉमन इन मैनी एरिया। इन्हीं सब चीज़ों के वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, डीसर्टिफिकेशन हो रहा है और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। सो इन एन एफर्ट टू रेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए मैन हैज़ बीन मेकिंग एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड ओवर इरीगेटिंग फीड। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आदमी जो है, इंसान जो है, फार्मर जो है, ये सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और बहुत ज़्यादा ओवर इरीगेटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो वो वहाँ दलदल बना जा रहा है फील्ड। सो दिस हैंड फर्दर डिग्रेडेड द सॉइल। इसके वजह से भी सॉइल जो है डिग्रेड हो जाती है, बह के कहीं और चली जाती है, ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म होती है। Therefore there is an urgent need to conserve land। इसलिए लैंड को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है।
सो देयर आर मैनी मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व लैंड। बहुत सारे मेजर्स हैं जो लैंड को बचाने के लिए हम और आप ले सकते हैं। वो है आपका सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, विच मीन्स कन्वर्टिंग लैंड इनटू फॉरेस्ट। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है। उसे ही कहा जाता है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, कन्वर्ट लैंड इनटू फॉरेस्ट। ठीक है, कन्वर्ट लैंड इनटू फॉरेस्ट, लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है। कंट्रोलिंग ग्रेजिंग ऑफ कैटल एंड द लाइव स्टॉक। जो ग्रेजिंग ऑफ कैटल, कैटल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो घास चर चर के ख़त्म कर रही हैं, चली जा रही हैं, लोग अपने गाय भैंस छोड़ देते हैं या वहाँ की सारी घास खा रही हैं, वो ख़त्म करनी है। ठीक है, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग एंड ऑफ कैटल एंड लाइव स्टॉक। कंट्रोलिंग ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक की कंट्रोलिंग को, ग्रेजिंग को रोकना। रिक्लेमिंग वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड को दोबारा रिक्लेम करना। रिक्लेमिंग वेस्टलैंड, वेस्टलैंड को दोबारा रिक्लेम करना। रेगुलेटिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो यूज़ करते हैं, इसको रेगुलेट करना, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम इसको रेगुलेट करना, यानी कि दोबारा से प्लान बनाना कि किस कितना और हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लैंड पे जो है ये सारी चीज़ें नहीं डालना है। ठीक है, अवॉइडिंग एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ फील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ फील्ड्स, बहुत ज़्यादा फील्ड पे इरिगेशन नहीं करना है, जिससे पूरी सॉइल जो है, टॉप सॉइल बह जाती है। सो प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम डंपिंग अनट्रीटेड टॉक्सिक वेस्ट ऑन लैंड। इंडस्ट्रीज से भी हमें ये देखना है कि जो अनटॉक्सिक जो चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, अनट्रीटेड टॉक्सिक चीज़ें, जो चीज़ें लैंड के लिए ख़राब हैं, केमिकल्स, डिफरेंट तरीके की केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, इनको वो ज़मीन पे ना फेंकें। कुछ ऐसा उसका इंतज़ाम किया जाए जो कि इंडस्ट्रीज से निकलते हुए ये सारे केमिकल और इंडस्ट्रीज से निकलते हुए जो वेस्ट हैं वो ना लैंड को नुकसान करें, ना सॉइल को नुकसान करें, ना ही वाटर में फेंके जाएं और ना ही एयर को नुकसान करें। एयर में गंदगी या एक गलत गैस का उत्सर्जन ना हो, गंदी गैस का उत्सर्जन ना हो, जिससे लोगों को ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो कुछ इस तरीके का जो है अरेंजमेंट करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में। डिस्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इन लैंडफील्ड, और जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है उसको एक गड्ढा खोद के उनको उन गड्ढों में भर देना, लैंड को फिल कर देना, उसे बंद कर देना, जिससे कि वो अंदर ही अंदर वो जो है डिसॉल्व हो जाता है, वो एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, वन ऑन द अदर डे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आपका, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉइल। सॉइल भी जो है आपका कुछ तरीके से थोड़ी बहुत चीज़ें जो है लैंड की तरह ही है, सॉइल की भी चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से लैंड को प्रॉब्लम हो रही है, लैंड जो है प्रॉब्लम में आ रहा है बहुत ज़्यादा लैंड का यूज़ करने की वजह से। तो जब लैंड खराब हो रहा है, ज़मीन खराब हो रही है, तो उसके साथ साथ सॉइल भी खराब हो रही है। तो लैंड की चीज़ें और सॉइल के क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन लगभग सेम ही है। ठीक है, तो सॉइल इज अ थिन ग्रेनी लेयर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। थिन ग्रेनी लेयर होती है सॉइल, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से बनती है, स्प्रेड ओवर द अर्थ क्रस्ट, और हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट पे स्प्रेड है, फैली हुई है।
इट कंप्राइजेज इनऑर्गेनिक मैटर सच एज मिनरल एंड वेदर्ड रॉक। तो इसमें जो है इनऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर यानी कि यहाँ पर वेदर्ड रॉक भी होती है। ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस होता है, जो कि ह्यूमस सॉइल में होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमस क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। ह्यूमस फॉर्म्ड बाय द, ह्यूमस कैसे बनता है? डिकेइंग ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स। जो डेड प्लांट और एनिमल डिकेड हो जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, उससे ह्यूमस बनता है। ठीक है। सॉइल ऑफ अ वेरियस टाइप, डिफरेंट टाइप की सॉइल है आपकी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन दैम। तो सॉइल जो डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल है, डिफरेंट टाइप की सॉइल कैसे बनी? वो ऐसे बनी कि जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर जिस प्लेस में जिस हिसाब से पाए जाते हैं, उस हिसाब से वहाँ की सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक का जो नेचर है, पेरेंट रॉक पे डिपेंड होती है सॉइल। इफ अ सॉइल हैज़ अ वेल बैलेंस्ड मिक्स ऑफ मिनरल, अगर सॉइल में बहुत अच्छा बैलेंस है, मिनरल्स बहुत ही अच्छी मात्रा में है और ह्यूमस भी अच्छी मात्रा में है, इट इज सेड टू बी फर्टाइल सॉइल। तो इसको हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं। ठीक है। द सॉइल एज अ रिसोर्सेस, सॉरी मैंने टॉपिक तो डाला नहीं। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स का काम करती है। सॉइल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एज इट सपोर्ट ऑल प्लांट लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल सारी प्लांट्स लाइफ को जो है सपोर्ट करती है। इन द एब्सेंस ऑफ द सॉइल कवर प्लांट कैनॉट ग्रो। सॉइल की एब्सेंस में प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। देयरफॉर वी कैन से दैट द सॉइल डिटरमाइन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन आवर रीजन। इसलिए सॉइल जो है वो बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो सॉइल पर डिपेंड करती है। रीजन दैट हैव अ फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, आर रिच इन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, वो लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी। भाई एग्रीकल्चर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन लोग जो है वहीं पर ही रहना पसंद करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल जो रिवर वैली वाला साइड होता है या टेम्परेट ग्रासलैंड है, हैव मोस्ट फर्टाइल सॉइल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। इन रिवर वैली फर्टाइल सॉइल इज कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश, फर्टाइल सॉइल रिप्लेनिश होती रहती है बाई फ्लडिंग ऑफ रिवर। पुरानी सॉइल निकल जाती है, न्यू सॉइल आ जाती है। फ्लडिंग, जब रिवर में फ्लड्स आता है तो रिप्लेनिश होती रहती है। टेम्परेट ग्रासलैंड हैव फर्टाइल सॉइल ड्यू टू हाई ह्यूमस। टेम्परेट ग्रासलैंड वहाँ पे फर्टाइल सॉइल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का ह्यूमस जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई कंटेंट होता है इन देम कॉजेज बाय द डिकेइंग ऑफ द डेड ग्रासेस। जो डेड ग्रासेस होती है वो डीके होती रहती हैं और ह्यूमस जो है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि वो टेम्परेट ग्रासलैंड वाला रीजन है। डेड ग्रास डीकेड होती रहती है और ह्यूमस बढ़ता रहता है। ठीक है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं? द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज फॉर्म्ड इज अ वेरी स्लो वन। सॉइल जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस से बनती है। इट टेक 100 ऑफ ईयर्स फॉर जस्ट 1 सेंटीमीटर, 100 ईयर्स लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल को बढ़ने में। थिक लेयर ऑफ द सॉइल टू फॉर्म। द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल डिटरमाइन द रेट एट विच द सॉइल इज फॉर्म। सो किस पर डिपेंड करता है नेचर? किस चीज़ का नेचर? नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट की कंडीशन कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, डिटरमाइन द रेट एट विच द सॉइल इज फॉर्म्ड। सो उसी इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों के वजह से ही जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये सारी चीज़ें ठीक कंडीशन में होगी तो सॉइल फर्टाइल होगी, अच्छी होगी। ये जैसी इनकी कंडीशन होगी, टेम्परेचर जैसा होगा, क्लाइमेट जैसा होगा और आपका पेरेंट रॉक जैसी होगी, उसी तरीके की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द फ्लोरा एंड फौना डिटरमाइन द ह्यूमस कंटेंट इन अ पर्टिकुलर सॉइल। फ्लोरा और फोना भी फैक्टर है किसी भी सॉइल में कितना ह्यूमस प्रेजेंट है। ठीक है। फिजिकल फीचर सच एज एल्टीट्यूड भी एक फैक्टर है, सॉइल में कितना ह्यूमस है या सॉइल किस प्रकार की होनी चाहिए, एल्टीट्यूड एक फैक्टर है। स्लोप ऑफ द लैंड एक फैक्टर है। अलॉन्ग विद द टाइम डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल। टाइम के साथ सॉइल की थिकनेस डिटरमाइन करता है इन अ पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जाम्पल सॉइल कवर इज रिलेटिवली थिन ऑन द माउंटेन। सॉइल की जो कवर है माउंटेन पे थिन है, बहुत पतली सॉइल आपको मिलेगी, लेकिन प्लेन एरिया में
थिक सॉइल मिलेगी आपको, मोटी सॉइल मिलेगी. स्लोप वाइल वैली एंड द प्लेन्स हैव अ थिक सॉइल कवर. सॉइल का जो ऊपर की जो हमारी अर्थ क्रस्ट की जो सॉइल है वो प्लेन एरिया में काफ़ी मोटी लेयर होगी, माउंटेन एरिया में बहुत पतली लेयर होगी. लेयर होती है सॉइल की. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका सॉइल प्रोफाइलिंग. सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? इफ यू डिग अ डीप होल गोइंग ऑल द वे फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द पेरेंट रॉक. सॉइल सरफेस से जब आप नीचे खोदते 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 पेरेंट रॉक पे जाएंगे, यू विल फाइंड सेवरल लेयर्स ऑफ द सॉइल. बहुत लेयर्स ऑफ द सॉइल आपको मिलेंगी. कैसे? कभी भी आपने सबमर्सिबल की खुदाई देखी है? जब सबमर्सिबल की खुदाई करते हैं तो सबसे पहले नॉर्मल सॉइल निकलती है, टॉप सॉइल विद ह्यूमस. उसके बाद फिर कंकड़ पत्थर वाली सॉइल निकलती है. फिर और जब डीप करते हैं, खुदाई करेंगे तो फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सॉइल के साथ निकलेंगे. और खुदाई करेंगे तो फिर रेता निकलने लगती है. फिर और डीप और खुदाई होती है तो रेता, वो बालू टाइप, रेता कहते हैं, बालू कहते हैं, वो निकलने लगती है. लेकिन कई डीप खुदाई तक तो मोटी लेयर, सॉइल की मोटी लेयर निकलती है. और खुदाई करते रहते हैं तो बालू रेता निकलती है. फिर और डीप इनसाइड में फिर आपका अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है. ठीक है. सो इस तरीके से सॉइल की लेयर होती है. दीज लेयर आर कॉल्ड सॉइल इरोजन हॉरिजन. सॉरी, ये जो लेयर्स होती हैं सॉइल की, layers of soil called soil horizon. इसको soil horizon कहते हैं. layers of soil को soil horizon कहते हैं. together they form the soil profile. और together साथ में इनको soil profile भी कहते हैं. soil profile is not the same everywhere. अभी जो soil profile है, layer of the soils हैं, वो हर जगह सेम नहीं होती है, अलग अलग होती हैं. ठीक है. मेन लेयर और हॉरिजन ऑफ सॉइल आर. तो मेन लेयर कौन कौन सी होती हैं? टॉप सॉइल और हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, फिर हॉरिजन सी होती है. ठीक है. सबसे पहले होती है आपकी टॉप सॉइल. 3 आपकी टाइप की होती है. उसमें आ गया सबसे पहले टॉप सॉइल, जिसको हॉरिजन ए कहते हैं. उसके बाद आती है आपकी सब सॉइल, जिसको हम हॉरिजन बी कहते हैं. देन आती है आपकी वेदर्ड रॉक, रॉक आ जाती है, वेदर्ड रॉक शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, जिसको हम हॉरिजन सी कहते हैं. और लास्ट आती है हमारी बेड रॉक, जिसे हॉरिजन डी कहते हैं. लास्ट आएगी आपकी बेड रॉक, हॉरिजन सी कहेंगे. ठीक है. सो लास्ट आती है आपकी बेड रॉक, जो कि हॉरिजन डी होती है. ठीक है. सो जो ए है आपकी, ये डार्क होती है, अपर मोस्ट लेयर है, रिच इन ह्यूमस है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. सो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं. सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया. हाँ, ये है ए टॉप सॉइल है ए. ठीक है. सेकंड जो बी है, ये लेयर बी ने द टॉप सॉइल के नीचे होती है. इट कंटेन सैंड होता है, इसमें सिल्ट होता है, क्ले होता है, एंड इट इज़ हाई मिनरल कंटेंट. मिनरल्स बहुत होते हैं इसमें. इसमें ह्यूमस जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है. ठीक है. ये वाटर को काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखती है ये लेयर. आयरन इसमें होता है कंटेन, एंड क्ले, आयरन एंड क्ले इसमें होता है टॉप सॉइल के नीचे, जो आपकी बी है सब सॉइल. ठीक है. उसके बाद आती है आपकी सी, कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक. तो इसमें जो है स्मॉल पार्टिकल्स, मैंने आपको कहा था ना, खुदाई करते करते फिर कंकड़ पत्थर धीरे धीरे आने लगते हैं सॉइल में. ठीक है. सो यही है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक विच ट्रू सॉइल इज फॉर्म्ड. सॉइल यहाँ पर फॉर्म्ड होती है इस तरीके की,
और इस लेयर में किसी भी तरीके का ह्यूमस नहीं पाया जाता है, ठीक है। और लास्ट है आपकी डी सॉइल, दिस लेयर कंप्राइजेस सॉलिड रॉक, और इसमें जो है सिर्फ सॉलिड रॉक होती है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने टाइप की सॉइल होती है? आई थिंक 4 है मैक्सिमम वैसे। वैसे तो 4 ही हैं, एल्यूवियल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल, लेटराइल। वैसे मेन 4 ही है, लेकिन यहाँ पे 3-4 और डाल दिए हैं इन्होंने, ठीक है। डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन, ये कुछ बुक्स में ये नहीं दी होती हैं, ठीक है। माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल एक ही में दे दिया होता है, क्योंकि ज़्यादातर माउंटेन्स में फॉरेस्ट होते हैं, तो जैसी सॉइल माउंटेन्स में होगी वैसे सॉइल फॉरेस्ट में भी होगी। ज़्यादातर माउंटेन जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड होता है। हाँ, कुछ प्लेन एरिया भी हैं जो फॉरेस्ट से कवर्ड है, वहाँ की सॉइल अलग हो सकती है, ठीक है, वहाँ के फॉरेस्ट सॉइल अलग हो सकती है। तो फर्स्ट सॉइल आपकी आती है एल्यूवियल सॉइल, एंड एल्यूवियल सॉइल विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल्सो द वर्ल्ड, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा जो है आपकी फर्टाइल सॉइल मानी जाती है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर, रिवर जो है अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आती है, जो अपने साथ सैंड, सिल्ट और एल्यूवियम माउंटेन से लेती हुई आती है, वो ही एल्यूवियम प्लेन्स में जाके कलेक्ट होता है, और एल्यूवियम जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन करता है। As river flow down the mountain, they carry large loads of the eroded material or alluvium in the form of a sand, silt and clay. क्ले मैं भूल गई थी, सैंड, सिल्ट, अलूवियम आता है और क्ले भी लेकर आती है अपने साथ साथ, and they usually deposit most of the material in the plain to form a fertile soil. Alluvial soil is suitable for the cultivation of food crop. Alluvial soil बहुत ज़्यादा suitable है फूड क्रॉप को कल्टिवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के कल्टिवेशन के लिए। The endogenic plain are rich in the alluvial soil. तो एंडोगैनेटिक जो भी प्लेन एरिया है हमारा, वो सॉइल में बहुत ज़्यादा रिच होता है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है ज़्यादातर प्लेट्यू रीजन में, और प्लेट्यूज कैसे बनते हैं? मैक्सिमम प्लेट्यूज आपके वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्मेशन से आपके प्लेट्यूज बने हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि जो फर्स्ट जो लावा निकल के आता है, ठीक है, तो जो लावा जब निकलता है, जब वो कूल्स डाउन होता है, तो जो पहली रॉक बनती है इग्निशियस रॉक, उसी रॉक से जो है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते होते, यही रॉक डिसइंटीग्रेट होते 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 आपकी एक ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। सो ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। एंड ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल आपकी कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि कॉटन का कल्टीवेशन ब्लैक सॉइल में ही पॉसिबल है। एल्यूवियल सॉइल में भी कहीं कहीं पे कॉटन ग्रो कर लिया जाता है, लेकिन उसके साथ उसमें लोगों को ब्लैक सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलाने पड़ते हैं, ठीक है। सो इट्स फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ अ वॉल्केनिक इरप्शन, फॉर्मेशन नहीं, इरप्शन आ नहीं रहा था मेरा, वॉल्केनिक इरप्शन से प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसी से ब्लैक सॉइल बनती है। एज इट इज क्लेई होती है। सॉइल रिटेन वाटर काफ़ी अच्छा रिटेन करती है। स्वेल्स व्हेन वेट, और जब वेट होती है तो ये सॉइल फूल जाती है, ठीक है, बट डेवलप क्रैक्स व्हेन ड्राई, लेकिन जब ये सूखती है तो इस सॉइल के बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द इंडिया इज रिच इन ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल का जो है सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है प्लेट्यू रीजन, दैट इज द डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादातर हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी रेड सॉइल। So red soil formed by the weathering of a old igneous and metamorphic rock. ओल्ड जो हमारी igneous rock है, पुरानी igneous rock, और जो metamorphic rock होती है, उससे हमारी रेड सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो हुआ है। द सॉइल इज रेड इन कलर। सॉइल जो है ये रेड क्यों होती है कलर में? ये सॉइल रेड क्यों होती है? क्योंकि इस सॉइल में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा जो है, क्वांटिटी, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
दिस सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाई एडिंग फर्टिलाइजर, इस सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं, इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स अगर हम ऐड करें तो इस सॉइल को हम फर्टाइल बना सकते हैं। एंड मैन्योर भी ऐड कर सकते हैं, सुटेबल फॉर ग्रोइंग, इसमें क्या ग्रो होता है आपका जो अच्छे से ग्रो हो सकता है, दैट इज मेज, पल्सेस एंड मिलेट, ये 3 चीज़ें अच्छे से ग्रो होती हैं। नेक्स्ट है आपका लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल, ठीक है। सो फॉर्म बाय लीचिंग, लैटराइट सॉइल जो है बनती है लीचिंग से। लीचिंग इज अ प्रोसेस वॉशिंग अवे ऑफ अ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय रेन, जो जब बारिश हो रही है जो टॉप सॉइल है वो वॉश्ड अवे हो जाए, वो खत्म हो जाए, बह के कहीं और चली जाए, इन एरिया ऑफ अ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी तभी टॉप सॉइल हटेगी, तो जो बच जाती है वो जो पानी है वो अंदर धीरे 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 सोखता रहता है। दिस सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाई एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसी लीचिंग के प्रोसेस से जो है ये आपकी लैटराइट सॉइल जो है बनती है। इसको फर्टाइल बनाया जा सकता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मिला के। सुटेबल फॉर द कल्टिवेटिंग कल्टिवेबल ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स इसके अंदर बहुत अच्छे से ग्रो किए जा सकते हैं, सुटेबल है ग्रोइंग मिलेट्स के लिए। जूट के लिए फोडर क्रॉप जो गाय भैंसों के लिए जो चारा बनाया जाता है वो होती है फोडर क्रॉप, ठीक है। इंडिया में ये सॉइल जो है बहुत ही हैवी रेनफॉल के वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, और ये कहाँ कहाँ पर होता है आपका, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, केरला है एंड मध्य प्रदेश, इन जगहों पर लैटराइट सॉइल आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल, ठीक है, इज फाउंड इन द एरिड रीजन। डेजर्ट है भाई, नाम से ही है कि डेजर्ट सॉइल है तो डेजर्ट में ही पाई जाएगी, और डेजर्ट हमारे इंडिया में कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल एंड अ पार्ट ऑफ अ राजस्थान, पार्ट ऑफ अ सम पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, छोटा छोटा पार्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा। मेन है आपका राजस्थान, गुजरात का कुछ पार्ट है, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट इज एरिड रीजन में एंड क्वाइट सैंडी सॉइल होती है यहाँ पर, हैज़ लो ह्यूमस कम होता है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही कम मॉइस्चर होता है, बहुत ही, एंड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर है लेकिन बहुत कम होता है। दिस टाइप सॉइल कैन बी मेड कल्टिवेबल थ्रू इरीगेशन, इरीगेशन के थ्रू इसको हम थोड़ा सा कल्टिवेबल बना सकते हैं। एंड ये कहाँ पर है, इंडिया में आपकी वेस्टर्न राजस्थान, मैंने आपको बता दिया, पार्ट ऑफ गुजरात, इस टाइप की, थोड़ा बहुत थोड़ा सा पार्ट मध्य प्रदेश का है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल अगेन नाम से ही आपको क्लियर होगा कि फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाएगी, फॉरेस्ट में, एंड रीजन दैट हैव डेंस वेजिटेशन सच एज फॉरेस्ट, एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज रिच इन ह्यूमस में बहुत ज़्यादा रिच होती है ये सॉइल। एंड ये कहाँ कहाँ पर है आपके, फॉरेस्ट ऑफ बिहार, उत्तराखंड, एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट have this type of soil. And the last but not the least, that is mountain soil. Again, mountain soil is found in the mountain regions of the Himalayan mountain region basically and the northeast mountain region. ये कहाँ पे होगी आपकी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर माउंटेन सॉइल आपकी होगी। इट इज़ यूजली फाउंड ऑन द फॉरेस्ट कवर स्लोप ऑफ माउंटेन। इट इज़ फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ये ऑर्गेनिक मैटर से ये सॉइल बनती है। नेक्स्ट है आपका सॉइल कंजर्वेशन। भाई सॉइल भी हमें कंजर्व करके रखनी है, ठीक है, क्योंकि सॉइल जो है हमारा एक रिन्यूएबल
रिसोर्सेज है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन सॉइल का भी करेंगे, लैंड की तरह बहुत ज़्यादा सॉइल बहाएंगे, या हैवी रेनफॉल के वजह से कई बार जो है नेचुरली सॉइल अगर टॉप सॉइल अगर बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो जाता है तो भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. सो सॉइल इरोजन एंड द डिप्लीशन ऑफ द सॉइल कवर एंड अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज. इरोजन इज द चीफ रीजन. सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा चीफ रीज़न है सॉइल के डिग्रेडेशन होने का. ठीक है, बोथ नेचुरल अगर सॉइल इरोजन हो रहा है, नेचुरल भी, और अगर ह्यूमन सॉइल इरोजन कर रहा है बिना मतलब कोई भी रीज़न की वजह से आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, तो उसके वजह से भी सॉइल डिग्रेड हो रही है, ख़त्म हो रही है. रनिंग वाटर, विंड आर द 2 नेचुरल फोर्सेज हैं. ये 2 नेचुरल फोर्सेज हैं. अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल को ये ख़त्म कर देते हैं, कॉजिंग सॉइल डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन. और कुछ ह्यूमन एक्टिविटी भी है, जैसे डिफॉरेस्टेशन. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट काटेंगे तो टॉप सॉइल जो है ख़त्म हो जाएगी. ओवर ग्रेजिंग, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स करेंगे तो भी सॉइल की जो है वो क्वालिटी, अगर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करेंगे और एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो सॉइल खुद की जो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. पेस्टिसाइड ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सॉइल इरोजन भी होगा इससे. तो इसको कंजर्व करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. टेरेस फार्मिंग है. कुछ आपने जगहों पर प्लेसेस पे देखा होगा टेरेस फार्मिंग होती है, सीढ़ी नुमा फार्मिंग होती है. ठीक है, हिली एरिया में स्पेशली flat steps are made one side of the mountain for cultivation. Growing crop but also reduce the surface runoff. It help control the soil erosion. जो step cultivation होता है इस तरीके का होता है. इससे step cultivation, इससे जो है आपका soil erosion जो है वो कम होता है, क्योंकि जब पानी डालेंगे तो पानी ऐसे घूमते 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 धीरे 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 जाएगा. अगर स्लोप बिल्कुल सीधा लैंड है तो पानी आएगा फिर करके नीचे सीधा आ जाएगा, उससे पूरी टॉप सॉइल जो है वॉश अवे हो जाएगी. ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, कंटूर फार्मिंग करनी चाहिए. हिली एरिया हैव अ स्मॉल बैरियर. हिली एरिया में छोटे छोटे बैरियर बना देते हैं, मेड अप विद स्टोन, ग्रास और सैंड से चारों तरफ, खेत के चारों तरफ, और जहाँ पे खेती हो रही है या जहाँ पे घास वाला एरिया उसके चारों तरफ एक नेचुरल, जिससे दीज नेचुरल बैरियर प्रिवेंट कैरी अवे द सॉइल बाय वाटर. तो इससे जो है सॉइल इरोजन जो है बचता है, जो कि वाटर से सॉइल इरोजन जो हो जाता है वो होने के कम चांसेस रहते हैं. ट्रेंचेस बनाते हैं डग इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर. बैरियर के आगे जो है ट्रेंच बना देते हैं, खड्डे बना देते हैं. जब पानी आएगा तो उन खड्डों में भर जाएगा, उसी पानी को दोबारा यूज़ कर लेंगे, पानी भी यूज़ हो जाएगा, सॉइल जो भी बह के आएगी वो सॉइल भी वहीं की वहीं रहेगी. ठीक है, कलेक्ट वाटर एंड इन एडिशन द लैंड इज प्लग्ड अलोंग द कंटूर ऑफ अ हिली rather than along the slope. This again provide a path of the water to flow down the slope, thereby by checking the soil erosion. So क्या होता है, in addition the land is plugged along the contours. तो जो contours बनाए होते हैं, कंटूर के चारों तरफ लैंड की खुदाई करी जाती है और वहीं पर ही क्रॉप ग्रो करते हैं, रादर देन स्लोप पे क्रॉप ग्रो करने के बजाय कंटूर्स बना के, खड्डे बना के उसके चारों तरफ क्रॉप ग्रो करते हैं. ठीक है, जैसे ऐसे खड्डे बना दिए, फिर यहाँ पर लैंड को वो करके और यहाँ पर क्रॉप ग्रो कर दी. ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स. डेजर्ट एंड द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. डेजर्ट और कोस्टल एरिया में बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं. सो देयरफॉर प्रिवेंट सॉयल इरोजन से बचने के लिए बीइंग कैरिड अवे बाय हाई स्पीड विद विंड, रोज ऑफ द ट्री आर प्लांटेड अराउंड. तो ट्रीज की रो बना देते हैं, उससे बचने के लिए सॉयल इरोजन ना हो, यहाँ पे ट्री ग्रो कर दिए जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे, जिससे पेड़ जो है वो हवा को रोक के रखते हैं. तो जब पेड़ हवा को रोक के रखेंगे तो इनके बीच में जो सॉइल है वो भी हवा से और बारिश से बहुत तेज़ी से बह नहीं जाएगी. ठीक है, बहुत कम, थोड़ा बहुत सॉइल इरोजन होगा. ठीक है.